सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए बताइए इससे गैमेट्स, कितने गैमेट बनेंगे? टाइप्स ऑफ गैमेट, कितने गैमेट बनेंगे? ये पहले कॉमन क्वेश्चन था मेडिकल एग्जाम में, जब AIPMT हुआ करता था। नीट में तो नहीं आया है इधर 1-2 साल से, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन था कि ऐसा कोई सीक्वेंस दे दिया गया लंबा चौड़ा सा, या ऐसा कोई दे दिया और आपसे बोला गया कि बताइए कितने गैमेट्स होंगे। कितने लोग बोल रहे हैं 8? बताइए कितने लोग बोल रहे हैं 8? 8। किसी को कोई कंफ्यूजन भी है 8 में? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आइए इसका सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ गैमेट में। टाइप्स ऑफ गैमेट अगर कहीं भी आपको पता करना है 2 to the power n, क्या है 2 to the power n, where n is the total number of heterozygote या हेट्रोजाइगस। अब यहां पे देखिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये समझ में आता है आप लोगों को अच्छे से? तो कितने हेट्रोजाइगस हैं यहां पे? 1 2 3 बस। तो सिंपल है 2 to the power 3। टोटल कितने बन गए? 8। अब कौन बना के दिखा सकता है 8 इसका? नेक्स्ट आइए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक आइए, एक हम लोगों को पता करना रहता है टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप। टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप। अब टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप में होगा 3 to the power n। ठीक है, अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो कितने टाइप का जीनोटाइप होगा? 12 24 12 12 1 कितना हो गया टोटल? अभी आते हैं, उस पर भी आते हैं, पहले इधर आइए, नहीं समझ में आएगा, इसके पहले इधर आ जाइए। अब क्या है जो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का दिमाग खराब करता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, वो किस चीज़ में होता है? गैमेट बनाने में। अगर गैमेट बनाने आ गया तो जेनेटिक्स आसान हो गया, क्रॉसिंग आसान हो गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप एक ये हो गया। दूसरा मान लीजिए एक हम लोग ले रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे कितने जीन हैं, कितने कैरेक्टर को कंसीडर किए हैं हम लोग? 2 कैरेक्टर है। एक पेयर ये है, एक एलेलिक पेयर ये है, एक एलेलिक पेयर ये है, मीन्स 2 कैरेक्टर। आपको हमेशा याद रखना है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन एटलीस्ट 1 कहिए 1 एलील ऑफ ईच कैरेक्टर, 1 एलील ऑफ ईच कैरेक्टर enters into each गैमेट। हर एक गैमेट में एटलीस्ट एक एलील हर कैरेक्टर का हर गैमेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये एक शेप है और ये क्या है? कलर है। ये क्या बता रहा है? शेप बता रहा है। ये क्या बता रहा है? कलर बता रहा है। अब इससे आपको गैमेट बनाना हो तो मान लीजिए एक गैमेट इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। सबसे पहले अगर इसको देखें तो ये क्या है? 2 हेट्रोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस है,
तो 2 टू दी पावर 2 4 गैमेट बनेगा। ये तो देख के ही हम लोग पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कितना गैमेट बनने वाला है, 4 गैमेट बनने वाला है। क्या है? 4 गैमेट बनने वाला है। ठीक है, अब क्या आपको बताए कि कोई भी गैमेट हो, कितना है? 2 कैरेक्टर है। अगर ये एक गैमेट है तो इसमें सेप का भी एक एलील आना चाहिए, और अगर ये कलर का है तो उसका भी एक एलील इसमें आना चाहिए। ठीक है, हर एक गैमेट में यही कंडीशन होगा, हर एक गैमेट में यही कंडीशन आपको दिखाना है। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे क्या होगा, अगर कैपिटल आर ले रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए ये कंडीशन जो ऊपर वाला जो कंडीशन लगाए हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है आपका, हो रहा है कि 1 एलील ऑफ ईच कैरेक्टर शेप कलर, शेप का भी एक एलील, कलर का भी एक एलील, शेप का भी एक एलील, कलर का भी एक एलील, शेप का भी एक एलील, कलर का भी एक एलील, शेप का भी और कलर का भी। ये आपको कहीं भी मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड कोई भी क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक ये आप लोग पहले इसके पहले समझ लीजिए। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? एक क्रॉस या टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ओनली 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड। अगर ओनली 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर्ड, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सपोज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गया, एक इधर राउंड शेप ऑफ सीड लिए, तो इसके कंट्रास्ट में हम लोग क्या ले लिए, रिंकल। ये राउंड और ये रिंकल। अगर एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉस कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड, अगर 2 कैरेक्टर लेके क्रॉस कर रहे हैं, अगर 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, 2 कैरेक्टर, ठीक है, 2 कैरेक्टर अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे राउंड के साथ अगर हम लोग कलर भी ले लें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये 2 कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे को हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इधर ग्रीन ले लें रिंकल्ड के साथ, ठीक है, तो ये क्या कहला गया आपका, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1 कैरेक्टर लिए, मीन्स एक एलेलिक पेयर होगा, तो एक एलील होगा गैमेट में। डायहाइब्रिड है तो हर में क्या होगा, 2 कैरेक्टर लिए हैं तो दोनों कैरेक्टर का एक एक एलील होगा। ट्राइहाइब्रिड है तो 3 कैरेक्टर है, तीनों कैरेक्टर का एक एक एलील होगा। तो ऐसे हम लोग गैमेट बनाते हैं। अब क्या है कि गैमेट बनाने के लिए एक हम लोग पुराना मेथड आप लोग सीखे भी होंगे, ये फटाफट कर देते हैं कि इसको इसके साथ ये हो गया, ये कर दिए, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। ये वाला प्रोसेस से अच्छा है आप एक ये ब्रांचिंग मेथड सिंपल है, ब्रांचिंग मेथड, इससे आपका गलती नहीं होगा। आपको यही हमेशा याद रखना है, ये वाला प्रोसेस करना है। अभी इनिशियली जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप ये सब कीजिएगा, फटाफट मीन्स कर लेना है। नहीं तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है 60%, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 में से 6 लोग गैमेट बनाने में ही प्रॉब्लम आता है। अगर गैमेट बनाने आ गया तो क्रॉस आसानी से कीजिएगा। अब क्या है कि ब्रांचिंग मेथड में क्या करना है कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस का हम लोग सीख रहे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पहले से पता चल गया, इस फॉर्मूला से हम लोग पता कर लिए 4 गैमेट बनने वाला है। 4 गैमेट बनेगा, लिख लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका ब्रांचिंग कर दिए
दूसरे कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब गैमेट बनाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका गैमेट बना लिए। नेक्स्ट, इतना कीजिए, इतना समझिए, उसके बाद हम लोग ट्राई हाइब्रिड का बनाइए। सत्यम, कितना गैप? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर ऐसा आपके पास जीनोटाइप दिया हुआ है, गिवन जीनोटाइप ये है, गिवन जीनोटाइप अगर ये है, तो कितने गैमेट होंगे? अभी क्या बताए थे? 2 to the power n, where n is the total number of heterozygous, where n is the total number of heterozygous। एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, तीसरा हेट्रोजाइगस, यही तो है। तो 8 होगा। अब 8 बना सकते हैं आप लोग? कौन कौन बना सकते हैं? सिंपल है, देखिए इसको भी ब्रांचिंग मेथड से बनाइए इनिशियली। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, एक बार आप कैपिटल ए लिखें, एक कैरेक्टर के लिए अगर हम लोग बात करें, एक पेयर ऑफ एलील के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिए, इसका ब्रांचिंग कर दीजिए, ब्रांचिंग कर दिए। अब आ जाइए दूसरे पेयर के लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक बार डोमिनेंट एक बार रिसेसिव। अब तीसरा है तो फिर तीसरे के लिए ऐसे ब्रांचिंग कर दीजिए, कर दिए ब्रांचिंग। अब तीसरा क्या है हमारा, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक बार कैपिटल सी लिखे स्मॉल सी लिखे, कैपिटल सी लिखे स्मॉल सी लिखे, कैपिटल सी लिखे स्मॉल सी लिखे, कैपिटल सी लिखे स्मॉल सी लिखे। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपको गैमेट जो बनाना है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। देखते जाइए, ध्यान से देखिए, नजर टिकाए रखिए। नेक्स्ट, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। देखिए बन गया 8 गैमेट। बना 8 गैमेट, समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में जो कंडीशन बताए थे, ये कंडीशन समझ में आया कि 3 कैरेक्टर अगर है तो तीनों का एक एक एलील हर एक गैमेट में होगा। ए बी सी है तीनों का एलील, या तो कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, सब में है, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए, सब में है, मीन्स इस कैरेक्टर का है। दूसरे पेयर में आइए, कैपिटल बी स्मॉल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी हर एक में है। तीसरे कैरेक्टर का भी किसी में कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये गैमेट बनाने का तरीका है, कितना भी हो, ट्राई हाइब्रिड हो टेट्रा हाइब्रिड हो, तो सिंपल ऐसे तरीका अपनाइए और ये फॉर्मूला याद रखिए, 2 to the power n, where n is the total number of heterozygous। कितना भी बड़ा दे दे, मान लीजिए ए बी बी कैपिटल सी स्मॉल सी डी स्मॉल डी ई। अब इसका गैमेट बताइए कितना होगा?
4 होगा। अब कोशिश करके देख लीजिए, 4 से ज्यादा बन ही नहीं पाएगा इसका। अब एक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस पेन वेन लेके बैठते हैं क्या नहीं, या सिर्फ भजन कीर्तन कथा के लिए बैठे हुए हैं सब? है कितने लोगों के पास पेन वेन है? है। चलिए बिना स्क्रीन को देखे आप इससे गैमेट बनाने की कोशिश कीजिए। कितने गैमेट होंगे? अब आप लोग भी बताइए कुछ। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट बताइए, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट Pisum sativum for his study। पहला कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरा, मेंडल के पहले भी बहुत लोग आए लेकिन सक्सेस नहीं मिला, तो वाई मेंडल गेट्स सक्सेस, मेंडल को सक्सेस क्यों मिला? सबसे पहले है कि मेंडल ह्यूमन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, बैक्टीरिया के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। अब ये इनको इस मटर से ही क्यों, ऐसा क्या है मटर में खूबी, या ऐसा क्या दिक्कत था घोड़े पे, हाथी पे, ह्यूमन पे, बंदर पे, ठीक, जो ये इस पी को ही सेलेक्ट किए, ह्यूमन पे क्यों नहीं किया जा सकता है? वह ये जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे, गधे पे, घोड़े पे, बकरे पे या बैक्टीरिया पे क्यों नहीं संभव है? इस मटर पे ही क्यों किया गया? अगर मान लीजिए ह्यूमन पे किया जाए तो क्या इशू आता? रिजल्ट बहुत लेट आता। चलिए, एक तो आ गया कि अगर ह्यूमन पे होता तो रिजल्ट नहीं आता ही नहीं। मेंडल साहब पहले स्वर्ग सिधार हो गए होते। मेंडल साहब क्या करते? F1 स्टडी करते, F2 आते आते बूढ़ा हो जाते, और F3 का तो पता ही नहीं चलता, उसके पहले ही चले जाते। तो समझ रहे हैं कि ह्यूमन को मैच्योर होने में, ठीक है, मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक, और ये मैच्योरेशन टाइम बहुत ज़्यादा है, 13 to 14 ईयर मिनिमम, या कहिए अगर 20-20 साल का भी अंतर हो तो 60 ईयर्स। दूसरा, ह्यूमन जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चाहिए वो उतना आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ स्प्रिंग ह्यूमन में क्या होगा? लिमिटेड होगा। एक तो ये हो गया, इसलिए ये ह्यूमन पे या किसी जानवर पे करने में क्या होगा, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होता। दूसरा रीज़न क्या है कि बैक्टीरिया, तो कहिएगा सर बैक्टीरिया पे क्यों नहीं किया? तो वो जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ था आपका माइक्रोस्कोप वगैरह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह, कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया जा सके या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का। तीसरा एक फिलोसफिकल रीजन कह सकते हैं कि सर वो काम ही कर रहे थे मटर के बगीचे में, तो कहाँ जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए? खजूर पे तो जाता नहीं। क्या सही बात है? तो मेंडल जो है ये पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किए? अगर इसका सही रीजन का हम लोग बात करें तो सबसे पहला रीजन क्या है? मेंडल पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किए? वाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज स्टडी? क्यों सेलेक्ट किए, कोई बताइए। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन, मतलब आप मटर को 3 से 4 महीने में क्या कर सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। ए सिंगल प्लांट can produce
लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है एक सिंगल प्लांट। और बताइए, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। और बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ऑल्सो डन। तो ये कुछ रीजन था, और ये क्या है आपका एक डिफाइंड रीजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलॉसफिकल रीजन है, जिसके वजह से मेंडल साहब क्या सेलेक्ट किए, पी प्लांट। एक तो क्या था, पी प्लांट को ग्रो कराना आसान था, 3 से 4 महीने में आप प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, मीन्स F1 आपको 3 से 4 महीने में मिल सकता है। एक पी प्लांट में बहुत सारा सीड होगा, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। तीसरा क्या है कि डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके बाद क्या था कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी किया जा सकता था, ऑब्जर्व नेचुरली। सेल्फ पॉलिनेशन क्या था, नेचुरली होता था। दूसरा क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। तो ये सब रीजन था जिस वजह से मेंडल साहब क्या सेलेक्ट किए, पी प्लांट को ही सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ये पी प्लांट सेलेक्ट करने का ये रीजन था। दूसरा कि मेंडल साहब को सक्सेस क्यों मिला, इनके पहले जो भी थे साइंटिस्ट उनको सक्सेस नहीं मिल पाया। और तीसरा है कि मेंडल को अपने लाइफ टाइम में रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, अपने लाइफ टाइम में इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था, इनको अपने लाइफ टाइम के बाद रिकॉग्निशन मिला था। ठीक, तो ये बताइए ऐसा क्यों था, मेंडल को सक्सेस क्यों मिला और इनके पहले जो लोग थे उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहला रीजन क्या था कि मेंडल साहब जो कैरेक्टर कंसीडर कर रहे थे वो एक बार में 1 या 2 कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बट इनके पहले जो भी साइंटिस्ट थे वो एक साथ बहुत सारा कैरेक्टर को कंसीडर कर ले रहे थे, जिसके वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, कोई कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद दूसरा रीजन जो था कि मेंडल साहब अपने सारे एक्सपेरिमेंट को बहुत ही प्रोफेशनली आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव किए, स्टैटिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन का ये यूज करके अपना सारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये पब्लिश किए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि वो जिस पेपर में, नेचर्स करके पेपर था, जिस पेपर में ये अपना रिजल्ट पब्लिश किए थे वो पेपर उस समय कहिए ना तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो पाया, और उस समय दुनिया दीवाना था डार्विन के पीछे, लोग डार्विन के पीछे लगे हुए थे। तो मेंडल को उस समय लोग बोल दिया ऐसा है कि बायो में ये पागल हो गया है। पागल इसलिए हो रहा है कि बायो में मैथ यूज कर रहा है, बायो स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि ये प्रोबेबिलिटी बायो स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट बता रहा है, तो इस समय उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। फिर टेस्सरमार्क, कार्ल कॉरेंस, डिवेरिज ये लोग आए, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किए, तब इनको जाके क्रेडिट मिला था कि एक्चुअल में जो मेंडल साहब करके गए हैं वो एक बहुत बड़ा काम करके गए हैं और मेंडल का एक भी एक्सपेरिमेंट गलत नहीं था। ठीक है, तो ये आपको आ सकता है, मान लीजिए सीबीएसई में ये क्वेश्चन तो है आपके एनसीईआरटी में कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। एक और क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया है कि 3 लोकस पे अगर हेट्रोजाइगस जीन है तो हाउ मेनी गैमेट विल प्रोड्यूस। आप एनसीईआरटी उल्टा के एक्सरसाइज देखिएगा तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलेगा। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल गया इस सेशन में। मेंडल को सक्सेस क्यों मिला था, रीजन क्या था, एक और कह सकते हैं कि ये लकी थे। ये क्या थे, लकी थे, क्योंकि ये जो भी कैरेक्टर कंसीडर किए थे वो लिंकेज शो नहीं कर रहा था। तो एक रीजन ये भी था कि ये लकी थे खुद में।
अगर लिंकेज शो किया रहता, अगर लिंक्ड होता कोई जीन, तो मेंडल साहब रिजल्ट नहीं दे पाते। तो कुछ लक भी साथ था, कुछ मेहनत भी था, और एक दुर्भाग्य भी था कि अपने लाइफ टाइम में क्रेडिट नहीं मिला, मरने के बाद इनको क्रेडिट मिला था। तो नेक्स्ट आ जाइए कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए थे मेंडल, उसको देख लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए एकदम, ये आपको रटाफिकेशन करके याद कर लेना चाहिए। लाइएगा स्लाइड। ठीक, अब आ रहा है ना, ये आपको याद होना चाहिए, पूरा रटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, पूरा रटाफिकेशन होना चाहिए। 7 कैरेक्टर। ठीक, अब इस हर एक का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक नंबर पे आपका है सीड शेप। ठीक, सीड शेप में क्या लिए थे, राउंड के कंट्रास्ट में क्या लिए, रिंकल्ड। दूसरा है सीड कलर, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद भी होगा, 10th क्लास में भी किए होंगे। तीसरा था सीड कोट कलर। चौथा था पॉट शेप, इनफ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। जब आप मटर खरीदने जाते हैं, जो देखते हैं मटर का छिमरी, अगर आपको क्या रहता है, पूरा एकदम टाइट रहता है, मीन्स उभरा हुआ रहता है, तो वो मटर खरीदते हैं, और जो कंस्ट्रिक्टेड में चिपटा रहता है वो नहीं खरीदते। तो ऐसा है कि इन्फ्लेटेड भी होता है और कंस्ट्रिक्टेड भी होता है। पॉट कलर आपको देखना है ग्रीन एंड येलो, ये याद रखना है। फिर दूसरा है फ्लावर का पोजीशन है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल, एक्सियल समझ में आता है, एक्सिस में अगर फ्लावर है, मान लीजिए ये स्टेम है, इधर फ्लावर है, एक फ्लावर क्या है कि अगर टर्मिनल पोर्शन पे है तो एक्सियल एंड टर्मिनल। और लेंथ, प्लांट छोटा है या लंबा है, तो लॉन्ग शॉर्ट, ये सारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये सारा क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। फुल स्क्रीन नहीं है, फुल स्क्रीन कर दीजिए। तो इतना अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इतना बताइएगा, उम्मीद करते हैं ये रट के रखिएगा, और गैमेट का बहुत सारा गैमेट बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपको मिले, जहां भी एमसीक्यू मिले वो एमसीक्यू कीजिएगा। ठीक है, अब कोई डाउट वाउट रह गया है तो 1-2 मिनट है, आप पूछ लीजिए। नहीं, डाउट जब तक पूछ सकते हैं पूछिए। लगता है सबका आज क्लियर ही हो गया है। नहीं, ऊपर से निकला है या क्लियर हुआ कुछ, अब तो रिपीट हो गया ना, आपका हेड ऑफिस से भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। डरना नहीं है, बस ये याद रखिए कि जेनेटिक्स से डरना नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। गुड नाइट बोलिए तो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। इसको भी डाल दीजिए। आते हैं हम टॉयलेट करके, थोड़ा 5 मिनट लगेगा।